नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मंजिल सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम लोग दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फार्मूला को समझने वाले हैं। तो पेन और कॉपी ले लीजिए और हेडिंग डालिए मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर से अक्सर इसमें सवाल पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आपने मंजिल सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो जाइए और उसको फॉलो कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बिकॉज मंजिल सीरीज में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कि बोर्ड पूछता है या अभी तक पूछ चुका है, उससे रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करवा दिए जाएंगे। अभी तक ऑलरेडी 9 वीडियोज आ चुके हैं मंजिल सीरीज पर। आप वहां से जाइए, आपका जो नंबर होगा एक्सट्रीमली इंक्रीज कर जाएगा, केवल आप मंजिल सीरीज को अगर फॉलो कर लेते हैं तो सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि मिरर फार्मूला इज नथिंग बट 1/u + 1/v = 1/f। इसी को कहा जाता है मिरर फार्मूला। अब चूंकि बोर्ड है तो बोर्ड में डेरिवेशन पूछता है, तो चलिए समझते हैं कि डेरिवेशन कैसे होता है। एक कॉनकेव मिरर लिया जा रहा है और इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर P मान लेते हैं जो कि पोल है। अब इसमें आपको पता होगा कि अगर प्राक्सियल यानी कि पक्षीय अगर किरण है तो उसमें अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटते हैं उसको फोकस कहा जाता है। बट इसमें मैं जानबूझकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिया और इसको इस तरीक़े से इंसिडेंट कराया कि इसका रिफ्लेक्शन इस ऐसे हो गया। मतलब बात को समझिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिया गया और इस ऑब्जेक्ट से मिरर पर इस तरीक़ा से इंसिडेंट कराया गया ताकि इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाए। अब ये सी बात है, होगा और यहाँ पर हो जाएगा I। अब चलिए अब मान लेते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि C यहाँ है, जिसको R कहा जाता है। अब यहाँ पर C है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और O मतलब ऑब्जेक्ट है, O यानी ऑब्जेक्ट, C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, I यानी हो जाएगा इमेज। अब इस मिरर में हमें साबित करना है कि 1/u + 1/v = 1/f, यानी कि इसको कहा जाएगा u और यहाँ पर बना है इमेज I पर, इसको कहा जाएगा v और इसको कहा जाएगा r। तो यही हमको साबित करना है, 1/u + 1/v = 1/f। अब कैसे साबित होगा, तो पहले से एक रिलेशन पता है कि r = 2f होता है और इसका भी डेरिवेशन आपको बता दिया गया है मंजिल सीरीज के दौरान। तो चलिए यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं A है। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपको पता होगा, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के अनुसार अगर थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो उस दौरान साइन थीटा ऑलमोस्ट थीटा के बराबर हो जाता है और टैन थीटा भी ऑलमोस्ट थीटा के बराबर हो जाता है। दिस इज सेड टू बी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। According to binomial approximation, if theta is very small, then sin theta is almost equal to theta and also tan theta is almost equal to theta। अब चूंकि अगर फ्रैक्सियल लाइंस है तो ये जो इंसिडेंट रे ये ऑलमोस्ट पोल के आसपास होता है। मतलब कि A और P एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। तो इस हिसाब से मान लेते हैं कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं M। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि AM इज इक्विवेलेंट टू AP। अब चूंकि इस एंगल को थीटा मानते हैं तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो इसको कहा जाएगा इंसिडेंट एंगल और इसको कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल, क्योंकि ये नॉर्मल की तरह काम करेगा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। चलिए अब इस एंगल को थीटा कहा गया, इस एंगल को थीटा कहा गया और
यहाँ पर मान लेते हैं अल्फ़ा है और यहाँ पर मान लेते हैं बीटा एंगल बना हुआ है और यहाँ पर मान लेते हैं गामा एंगल बना हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यानी कि बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज में बहिष्कोण का मान उसके सुदूर के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो अगर त्रिभुज AOC की बात किया जाए तो इसमें बीटा एक्सटीरियर एंगल यानी कि बहिष्कोण होगा तो बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 1। अब यहाँ से अगर गामा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ट्रेंगल AOI में गामा एक्सटीरियर एंगल की तरह बिहेव करेगा और इस एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू सामने के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो गामा के सामने अल्फा है और ये पूरा एंगल है, थीटा प्लस थीटा हो जाएगा 2 थीटा, यानी कि गामा इज नथिंग बट अल्फा प्लस 2 थीटा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब चूंकि यहाँ पर साइन थीटा और टैन थीटा का भी इस्तेमाल करना है और पैरेक्सियल लाइंस के लिए अल्फा बीटा और गामा बहुत छोटा होता है। अल्फा बीटा गामा यानी कह सकते हैं ऑल एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल फॉर पैरेक्सियल लाइंस। ऑल एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। आई थिंक ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, ऑल एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। तो ऑल एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, जितने भी एंगल्स हैं बहुत छोटे हैं। तो हमें यहाँ से बीटा का मान मालूम हो गया, गामा का भी मान मालूम हो गया। तो अगर यहाँ से टैन बीटा देखा जाए तो टैन बीटा का वैल्यू हो जाएगा AM डिवाइडेड बाई MC। और जो AM होगा अभी AM AP के बराबर होगा और जो MC होगा वो PC के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि बीटा बहुत छोटा है, अगर थीटा बहुत छोटा है तो टैन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। तो बीटा बहुत छोटा है तो बीटा बराबर हो जाएगा AP को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से AP है तो आई थिंक अभी AP को AP ही छोड़ देते हैं और बट्टा में PC है तो बट्टा में PC ही छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से अगर यहाँ से गामा का वैल्यू कैलकुलेट किया जाए टैन गामा, तो टैन गामा बराबर हो जाएगा AP बटा PI। तो AP को AP लिखते हैं और PI है तो इसके बदला में PI लिख देंगे और ये जो टैन गामा है यही गामा के बराबर हो जाएगा क्योंकि गामा बहुत छोटा एंगल है। अब चलिए अब अल्फा अप्लाई करते हैं, टैन अल्फा। तो टैन अल्फा बराबर हो जाएगा AP बटा OP, AP बटा OP जो कि अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो गामा बराबर अल्फा प्लस 2 थीटा, बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रिलेट करते हुए अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुट करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो आई थिंक बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा, ओके, गामा बराबर अल्फा प्लस 2 थीटा, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर देखा जाए तो उसमें अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू कैलकुलेट किया जा चुका है। झंझट है कि थीटा को कैसे हटाया जाए क्योंकि थीटा के बारे में हमने कुछ नहीं कहा है। तो इक्वेशन 1 से अगर थीटा का वैल्यू निकाला जाए तो थीटा बराबर हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा और इस थीटा को यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा तो गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस 2 इंटू और इस थीटा के बदला में लिखा जाएगा बीटा माइनस अल्फा। तो गामा बराबर अल्फा प्लस
2 बीटा माइनस 2 अल्फ़ा हो जाएगा, यानी कि गामा बराबर 2 बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, यानी कि 2 बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस गामा हो जाएगा। 2 बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस गामा। अब चलिए, अब यहाँ पर थीटा एलिमिनेट हो गया, और जब थीटा एलिमिनेट हो जाएगा तो अब इसमें अल्फ़ा बीटा और गामा के वैल्यू को पुट आउट कर देते हैं। तो आई थिंक तो हमारे पास एक सीधा रिलेशन आ गया जिसका वैल्यू है 2 बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस गामा। 2 बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस गामा मतलब ऐसा लग रहा है कि अल्फ़ा बीटा गामा एपी में है, बट उसको याद नहीं रखते हुए यहाँ पर डायरेक्ट अल्फ़ा गामा और बीटा का वैल्यू पुट किया जाए। तो 2 इंटू, अब देखिए बीटा का वैल्यू आया है एपी बटा पीसी बराबर अल्फ़ा का वैल्यू आया है एपी बटा ओपी प्लस गामा का वैल्यू आया है एपी बटा पीसी। गामा का वैल्यू यहाँ है, गामा का वैल्यू है एपी बटा पी आई। देखिए एपी 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 कैंसिल हो गया, 2 डिवाइडेड बाई, और जो पीसी है इस पीसी के बदला में लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और 1 बाई ओपी के बदला में लिख सकते हैं यू प्लस 1 बाई पी आई के बदला में लिख सकते हैं भी। और यही चाहिए, अगर इतना कर लेते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। अब बात क्या है कि यहाँ पर 2 है तो आप 2 लिख दीजिए, और इस r के जगह पर लिख दीजिए 2f बराबर 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आ गया 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। और सवाल में यही पूछा था और ये साबित हो चुका है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 5 में 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा, और ये सबसे आसान तरीका है। अब इसमें अगर सवाल को कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहूँगा तो मैं खुद इसको कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ किसी भी तरीक़ा से। 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी बराबर 1 बाई एफ प्रूफ होना चाहिए, और वो भी वैलिड प्रूफ हमको देना पड़ेगा। तो चूँकि ये वैलिड प्रूफ है, मैं यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया हूँ। मैं यहाँ पर चाहूँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि y बराबर एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का भी यूज कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो यहाँ पर ज्योमेट्री का भी यूज करके, मतलब कि सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके भी यहाँ पर इसको साबित किया जा सकता है। देयर आर मेनी मेथड्स टू प्रूफ दिस फार्मूला, बट जो आपको सूट करे वो आप याद कीजिए। और मेरी कोशिश है कि आसान से आसान तरीका आपको बताया जाए, और ये हमको लगता है कि सबसे आसान तरीका है। और अगर इससे भी आपको कोई ईजीएस्ट मेथड लगता है तो जाइए आप उसको फॉलो कीजिए, बट ये भी एक आसान ही तरीका है। इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ें नहीं आती है, बस डायग्राम समझना पड़ेगा। उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा में tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा का वैल्यू निकालना होगा, और थीटा को एलिमिनेट करके फिर उसमें अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू पुट कर देना होगा। अंतर इतना है कि tan अल्फ़ा अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, बिकॉज अल्फ़ा इज़ वेरी 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 स्मॉल, क्योंकि प्रैक्सियल लाइन्स है। प्रैक्सियल लाइन्स में जितने भी इंसिडेंट रे होती है वो ऑलमोस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अगल बगल ही होती है। तो मुझे उम्मीद है कि 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी इक्वल टू 1 बाई एफ समझ में आया होगा। अब चलिए इस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि 5 नंबर में भी बोर्ड इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए सिंपल सा एक सवाल पूछा गया है, और ये PYQ है बिहार बोर्ड का। अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में इसका आंसर आप पिन कर सकते हैं। सवाल को देखते हैं कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो मतलब कि बोल रहा है कि R का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। अब चेक करना है कि उत्तल दर्पण में आखिर में वक्रता त्रिज्या यानी कि उत्तल दर्पण में साइन कन्वेंशन क्या होता है, जिसको चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो पहले आप डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आएगी और इधर जाएगी, और यहाँ पर इसका हो जाएगा फोकस। अब मान लेते हैं कि वस्तु को हम यहाँ रखे हैं ऑब्जेक्ट, और इसका फोकस है एफ, यानी कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका फोकस दूरी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आर बराबर 20 सेंटीमीटर और हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ से एफ बराबर प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। दर्पण से 12 सेंटीमीटर
पर रखी एक वस्तु, मतलब कि एक वस्तु को दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि u का वैल्यू इसमें लेफ्ट साइड है, तो कहीं ना कहीं हम u का वैल्यू निगेटिव लेंगे। अब देखिए ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन का बड़ा ही रोल होता है। फॉर्मूला बहुत आसान होता है, 1/u + 1/b = 1/f, m बराबर -v/u। बट उसमें जो साइन कन्वेंशन होता है ना, वो बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह होता है। आप अगर इमेज है तो उसको एक पॉइंट की तरह मानिए, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको भी पॉइंट की तरह मानिए, और उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसका पॉइंट का आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को पुट करते हुए वैल्यू को अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे कि ये 12 सेंटीमीटर है तो इसका लिख सकते हैं -12,0, और ये तो 0 0 होगा, ओरिजिन है, और फोकस कितना पर है 10, तो इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो जाएगा +10,0। अगर ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, जो कि हाई स्कूल के सिलेबस में ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतनी डीप में नहीं होती है जितने कि इंटरमीडिएट में होती है। तो इसलिए अगर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं तो सही है। अब चूँकि यहाँ पर 0 है तो फिर तो डायरेक्ट ऐसे ही 12 और -12 लेकर करेंगे तो भी हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में अगर कोई चीज़ आया तो नेगेटिव, राइट में आया तो पॉजिटिव। अब यहाँ से हमको पूछा गया है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। अब इसका इमेज अगर देखा जाए तो पहले तो इसमें हमको यहाँ पर f है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 12। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, इस डायग्राम में तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1/u + 1/v बराबर 1/f होता है, 1/u का मान है -12, यानी कि -1/12, और v का तो मान नहीं पता है 1/, और f का मान है +10, यानी कि 1/v बराबर हो जाएगा 1/10 + 1/12। 1/v बराबर 10 और 12 कैल्शियम हो जाएगा, आई थिंक 60 हो जाएगा, तो 6 बार में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12×5 = 60, यानी कि 1/v का मान आ गया 11/60, यानी कि v बराबर आ गया 60/11 सेंटीमीटर। अब v बराबर 60/11 है, यानी कि 11×5 = 55.44, ऑलमोस्ट 5.4 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और वो भी आ रहा है प्लस में, यानी कि इसका इमेज इधर कहीं बनेगा। यहाँ पर है 10 तो इसका इमेज यहाँ कहीं बनेगा, जो कि इतना से इतना दूरी हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। तो इसमें आपसे भी पूछा था, तो हमारा भी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कुछ और नहीं, ऑप्शन में 60 दिया हुआ था, 60/11। अगर ऑब्जेक्टिव दे देगा तो ऑप्शन, नहीं तो सब्जेक्टिव देगा तो आप इसको डिसिमल में भी ला सकते हैं, ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने पूरे मिरर फार्मूला यानी कि दर्पण सूत्र को समझ लिया है। तो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ, नया टॉपिक के साथ, नया जोश और जुनून के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट।